एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो उसमें आज एनिमल टिश्यू वाला पार्ट और एनिमल टिश्यू में भी एपिथेलियल सेल्स का या एपिथेलियल टिश्यू का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे इसमें सीलोम का भी आ जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स को सीलोम या फिर बॉडी कैविटी कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है तो वो भी पढ़ेंगे। और एक लास्ट कंसेप्ट, मेन एक कंसेप्ट आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जो एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी नीड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमको लगता है, तो वो कंसेप्ट भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द तो 7.1 एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यू के अंदर अब पहली लाइन अपन पढ़ेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो ये पहली है, अब इसको समझते हैं। तो इसको एक दूसरी पीडीएफ में ले लेंगे। अब सबसे पहली लाइन उसमें लिखी है कि द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, मतलब जैसे जैसे फंक्शन चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर भी चेंज होते जाएंगे, मतलब किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रक्चर होगा सेल्स के अंदर। अब ये लाइन सिंपल एक आइसोलेटेड नहीं छोड़ी और इसी को दूसरी लाइन से लिंक कर दिया है, देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट। तो टिश्यू के डिफरेंस होने में इस लाइन का क्या है, तो अगर तुमने मेरा पहला वीडियो देखा हो तो उसके अंदर बताया गया था कि सारे टिश्यूज़ का फंक्शन अलग अलग होता है। कोई भी एक मल्टी सेलुलर बॉडी में टिश्यूज़ अपना अपना काम बांट लेते हैं और सभी टिश्यूज़ का काम अलग अलग होता है। तो अब काम अलग है मतलब फंक्शंस अलग है, तो फंक्शंस अलग है, इसी के कारण उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। सिंस द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट देयरफॉर द टिश्यूज़ आर ऑल्सो डिफरेंट। क्योंकि उनके फंक्शन डिफरेंट है तो उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, और वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसके कारण वो टिश्यूज़ भी जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो ये दूसरी लाइन का अगर असर्शन माने कि टिश्यूज़ डिफरेंट क्यों होते, तो क्योंकि उनके फंक्शंस अलग अलग है, इसी कारण उनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। और उसके रीज़न में अगर कि द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स और टिश्यूज़ वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, तो ये उनका रीज़न एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो पहली लाइन। और फिर दूसरी लाइन की डिफरेंट है और उनको ब्रॉडली स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया और उन चारों का डिवीजन है। अब ये एक और उनका एग्जांपल देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल्स अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग मतलब वेरी कैसे कर रहा है। तो जैसे कि ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्शन करंट की फॉर्म में होता है अपनी बॉडी में, जो न्यूरल कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन मतलब कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन चैप्टर में अपन पढ़ लेंगे। तो इसके अंदर करंट का फ्लो कैसे होता है, नॉर्मल वायर्स के अंदर वायर होता है, वायर के अंदर करंट का फ्लो करता है, और बाहर जो होता है बाहर होता है इंसुलेशन। तो वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर है, इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग करंट को पास करने के लिए अंदर तो वायर है, और ये बाहर जो सेल्स दिख रहे हैं इनके बारे में डीप में पढ़ा जाएगा। लेकिन ये जो बाहर इंसुलेशन है ये एक्सॉन्स का है, जो चार्जेस को लीक करने से प्रिवेंट करता है। तो ये एक वायर के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। अब ये रेड ब्लड सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स बाय कॉन्केव होती है, जो इनका सरफेस एरिया बढ़ाती है, क्योंकि इनका मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इन्होंने इस तरह स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाए। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम होता है, तो वहाँ पे माइक्रोविलाई का या फिर किसी म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो इसलिए सीलिएटेड। तो ये इस टाइप से अपने अपने फंक्शन के, स्पर्म को ट्रेवल करना होता है, स्विम करना होता है, तो स्पर्म के अंदर फ्लैजिला टाइप या टेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है ताकि स्विम करके ओवा तक पहुंच जाए। ओवम को ऐसा कोई मोटिलिटी का कोई वो इश्यू नहीं है, तो इसके कारण इसके अंदर कोई फ्लैजिला या सीलिया भी प्रेजेंट नहीं है जो इसकी मोटिलिटी को सपोर्ट कर सके। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरीज, टिश्यूज वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। पहली लाइन क्लियर। और उसके बाद इसका सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन दे रखा है कि एनिमल टिश्यूज 4 टाइप में क्लासीफाई किए जाते हैं। 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, फिर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया एपिथेलियल सबसे पहला, उसके बाद हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू, और फिर 4th नंबर पर आ जाता है न्यूरल टिश्यू, जिसमें एपिथेलियल को अपन डीप में पढ़ेंगे,
कनेक्टिव को भी डीप में पढ़ेंगे। बाकी मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू जो है इन दोनों को बाद में इनके डिफरेंट अलग से चैप्टर के अंदर ही पढ़ लेंगे। तो उसके बाद सबसे फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल। तो 7.1.1 एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें पॉइंट वाइज हम स्टडी कर ही रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि एपिथेलियल टिश्यू, ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही पॉइंट पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू पहला पॉइंट यही है, इसको कॉमनली एपिथेलियम भी बोला जाता है। एक तो ये इसके अंदर इंक्लूड है पहले पॉइंट में, और एक कि एपिथेलियल मीन्स अपॉन ग्रोथ, अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू, अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू, उसको एपिथेलियम बोला जाता है। एपिथेलियल टिश्यू और टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू। अब किस टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा ये देखना है। तो ये ग्रो करता है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। तो सिर्फ क्या कनेक्टिव टिश्यू ही रहेगा जिसके ऊपर डायरेक्टली अबव रहेगा, ये नहीं। कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में एक स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पता हो, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एक स्पेशल एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है जो कि एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक लेयर बनाता है। उसका काम क्या है, एपिथेलियम को सपोर्ट करता है और कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल टिश्यू को लिंक भी वही मेम्ब्रेन करती है। उसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक तो लेमिना ल्यूसिडा, ये लेमिना बेसल लेमिना, बेसल लेमिना जिसके भी दो पार्ट है, लेमिना ल्यूसिडा और लेमिना डेंसा, जिसको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है इसके बारे में कि एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक फाइन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और ये या तो 9th या फिर 10th की, आई एम नॉट श्योर, बट 9th या फिर 10th की एनसीईआरटी में क्लियर कट बेसमेंट मेम्ब्रेन की लाइन दे रखी है, उससे इसका कोई लेना देना, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीट करता है बेसल लेमिना, उसकी साइड वाली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का एपिथेलियल की साइड वाला जो पार्ट है वो एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीट करता है। जो कनेक्टिव वाला पार्ट है, कनेक्टिव वाला पार्ट ये जो रेटिकुलर लेमिना, ये अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट कर देता है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर एक्चुअल लोकेशन देखना हो तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ये एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा, और ये इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, और ये बीच में जो पतली सी है ये हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये नीचे जो है इसके कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है, और इसके बीच में एकदम पतली सी बेसमेंट मेम्ब्रेन कही जाती है, लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, जो हम बात पढ़ ही चुके हैं। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात हो गई, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर एपिथेलियम, इसीलिए इसको बोला जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू, अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू, और उस टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। This tissue has a free surface which faces either a body fluid or outside environment and thus provide a covering or a lining of some part of the body। तो इसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में है कि ये आइदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस करता है, तो जैसे हमारी बॉडी सबसे आउटवर्ड जो है, सबसे आउटसाइड जो है बॉडी के, वो होती है स्किन, और स्किन सबसे आउटवर्ड लेयर है हमारी बॉडी की। तो ये आउटवर्ड स्किन को फेस करता है या तो आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करता है। एपिथेलियल की एक कैरेक्टर स्केच है, या तो वो आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करेगा, जैसे कि यहाँ स्किन जो हमारी आउटर लेयर है वो एक एपिथेलियल टिश्यू है, तो वो आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करे, या फिर इनर इन्वायरमेंट को फेस करेगा, या फिर बॉडी फ्लूइड्स। ईसोफेगस, ईसोफेगस में आप तुम बोलोगे कि ईसोफेगस के अंदर कौन सा फ्लूइड है, तो ईसोफेगस हमेशा एक म्यूकस की कोटिंग से, म्यूकस की कोटिंग उस पर हमेशा रहती है। इनसाइड अगर स्टमक के अंदर बोले तो डाइजेस्टिव जूसेस, या फिर उसके अंदर भी म्यूकस की लेयर रहती है, तो ये बॉडी फ्लूइड्स को फेस करता है। ये ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस के अंदर की जो लाइनिंग है ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की होती है। ईसोफेगस के अंदर की लाइनिंग ये भी एपिथेलियल टिश्यू की होती है। इसके बाद स्टमक के अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू, मतलब जो भी, एक तो बॉडी
आउटसाइड इन्वायरमेंट और बॉडी फ्लूइड, जो भी बॉडी फ्लूइड को फेस करता है वो एपिथेलियम भी एपिथेलियल, वो भी टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू होता है। इसके बाद ये ब्लड वेसल का अगर देखें तो ब्लड वेसल ये आउटसाइड में भी इसके सबसे बाहर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इसके सबसे आउटसाइड लेयर भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की जैसे रेड लाइन के ऊपर दिख रही है, और सबसे इनसाइड वाली है मतलब बॉडी फ्लूइड को फेस करने वाली भी इनसाइड वाली भी सिंपल स्क्वामस है, और सबसे आउटर लेयर है वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की है। अब इसके बाद तीसरी बात आ जाती है सीलोम की। तो आउटसाइड इन्वायरमेंट या फिर बॉडी फ्लूइड्स को फेस करता है। उसके बाद सीलोम की बात आ जाती है। तो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बॉडी को ड्रॉ करेंगे तो ये बॉडी के अंदर सबसे ये पूरी बॉडी हो गई। एक रफ आइडिया लेने के लिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाइए, ये बॉडी, और एक ये उसका एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे फिनिश हो जाता है। ये माउथ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आ जाएगा एनस में जाके फिनिश हो जाता है। तो ये अंदर वाला एलिमेंट्री कैनाल, बाहर वाली बॉडी। तो बॉडी लाइनिंग और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होती है उसी को सीलोम बोलते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है कि सीलोम आखिर होता क्या है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी लाइनिंग है, आउटर बॉडी लाइनिंग और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस है उसको सीलोम बोलते हैं। और इस सीलोम के अंदर ही सारे ऑर्गन्स पैक होते हैं, जैसे हमारा लीवर है, हार्ट है, ये सब एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी के बीच की जो स्पेस है उसी के अंदर तो हार्ट है, उसी के अंदर तो लंग्स है, उसी के अंदर तो लीवर है। तो ये सीलोम है जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स पैक होते हैं। तो जो सीलोम है, सीलोम की भी जो लाइनिंग होती है, सीलोम को भी जो लाइन करता है वो एपिथेलियल टिश्यू ही होता है। तो ये वापस बॉडी फ्लूइड को लाइन कर रहा है, और जो आउटसाइड बॉडी इन्वायरमेंट को लाइन करेगा वो भी एपिथेलियल टिश्यू होगा। तो ये एपिथेलियल टिश्यू का सेकेंड पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो कॉम्पैक्टली पैक्ड वो भी लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के साथ। कॉम्पैक्टली पैक्ड है मतलब बहुत ही पास पास में, और इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स एब्सेंट नहीं है। स्टेटमेंट ऐसा बन सकता है कि इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स एपिथेलियल टिश्यू के अंदर एब्सेंट होता है, तो वैसा नहीं होता। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। तो जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है, इसके बीच का इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स की क्वांटिटी बहुत ही लिटिल होती है। इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स अब कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट से एक और बात देखी जाती है कि अगर ये कॉम्पैक्ट है तो इसके अंदर ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, जबकि कनेक्टिव टिश्यू तक ब्लड वेसल का सप्लाई होता है। कनेक्टिव टिश्यू के बाद में ब्लड वेसल नहीं होती। तो अब ये सेल तो डेड हो जाने चाहिए, क्योंकि इनके पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, तो डेथ हो जानी चाहिए इन सेल्स की। फिर क्यों नहीं हो रही है इसके, क्योंकि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन वैस्कुलर है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट यहाँ तक कर जाती है, और ये परमिएबल भी है। कनेक्टिव टिश्यू से ब्लड की सप्लाई, जो भी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, उसको परमिट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ताकि एपिथेलियल टिश्यू के पास सारा न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाए। तो ये परमिएबल है। नॉन लिविंग है क्योंकि इनके अंदर सेल्स नहीं है, सिर्फ सेल्स का प्रोडक्ट है, बायोमोलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और उसके बाद ये परमिएबल है ताकि न्यूट्रिएंट्स जो कनेक्टिव टिश्यू तक आए, वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से परमिट कर दे उनको, और वो एपिथेलियल टिश्यू के पास तक पहुंच जाए। तो ये तीसरा पॉइंट, कॉम्पैक्ट एंड लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स इनके अंदर होता है। ये पॉइंट भी हमारा डन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, देयर आर two types of epithelial tissues, namely simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium is composed of single layer of cells and functions as lining of body cavities, ducts and tube, and the compound epithelium consists of two or more cell layers and has protective functions as it does in our skin. तो ये इसका क्या फंक्शन हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है कि जो सिंपल, अभी हमने चार टिश्यू को डिफ्रेंशिएट कर लिया, चार टिश्यू का क्लासिफाई कर लिया कि चार टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। उसमें सबसे पहला वाला हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी इसका भी क्लासिफिकेशन करें तो इसके दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जिसमें एक तो सिंपल एपिथेलियम है और एक कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में डायग्राम में दिख ही रहा है, सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है,
यहाँ सिंगल लेयर है सेल्स की, SINGLE, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, जबकि कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर्ड है। अब मल्टी लेयर है ज़्यादा है, अब सिंगल लेयर है तो क्या करेगा, बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है उसकी लाइनिंग में जो एपिथेलियम, हमने वहाँ सिर्फ एपिथेलियम टर्म को यूज़ किया था। वो एपिथेलियम जिस टाइप का होता है वो सिंपल एपिथेलियम रहता है। तो सिंपल एपिथेलियम सीलोम को या फिर बॉडी कैविटी को लाइन करता है। कंपाउंड एपिथेलियम का क्या काम है, अब मोटी लेयर है, बहुत सारी लेयर एक के ऊपर एक है, तो डेफिनेटली इसका काम प्रोटेक्शन का ही हो सकता है और ये प्रोटेक्शन का ही काम करता है। तो दो टाइप के एपिथेलियम ब्रॉडली, इनके भी सब डिविजन्स आएंगे, पर अभी दो टाइप के एपिथेलियम होते हैं। एक तो सिंपल जिसके अंदर सिंगल लेयर्ड सेल्स होगी, तो जितने भी हम सिंपल के अंदर पढ़ेंगे उनमें ये बात तो एक कॉमन आएगी कि वो सारे सिंगल लेयर्ड होंगे। और उसके बाद कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो कंपाउंड एपिथेलियम में सारे मल्टी लेयर्ड होंगे, उसके भी सब डिवीजन होंगे, लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो उनको यूनाइट करेगा वो है कि उन सब में मल्टी लेयर्ड सेल्स होंगे। तो ये फोर्थ पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब एक बार सारे पॉइंट्स जो एपिथेलियम के बारे में पढ़े हैं उनको अपन रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने पॉइंट एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था कि द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरीज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मतलब किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इसी कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज बन जाते हैं, क्योंकि टिश्यू का काम ही है अलग अलग फंक्शंस को करना, तो उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएंगे। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएंगे, हमको दिखेंगे अलग, तो मतलब वो भी अलग हो गए। इसके बाद जो चार टाइप्स, बेसिक टाइप्स के टिश्यूज हो जाएंगे एनिमल टिश्यूज चार, एक तो एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और फिर हो जाता है न्यूरल टिश्यू, जिसमें से दो को हम डीप में पढ़ेंगे, बाकी को हम अभी हाथ नहीं लगाएंगे। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू को सबसे पहले हम लेते हैं। एपिथेलियल का सबसे पहला पॉइंट ही ये हो जाता है, उसके नाम में ही पहला पॉइंट हो जाता है कि वो टिश्यू जो एक किसी टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करे उसको एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है। अब किस टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। क्या सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही ग्रो करता है? नहीं, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसको थोड़ा तो एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेट करता है और पार्शियली इट इज सिक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इसके पास द टिश्यू इज अ फ्री सरफेस, या तो फ्री सरफेस होगा जो आउटर सराउंडिंग को, जैसे कि हमारी स्किन है, ये एपिथेलियम है और ये आउटर सराउंडिंग को फेस कर रही है, या फिर ये बॉडी फ्लूइड्स को, जैसे गट, मतलब एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर वाली सेल्स की लेयर्स होती है वो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही है, वो एपिथेलियम होगी। मतलब जो भी ये सबसे बाहर वाली लेयर या फिर सबसे अंदर वाली लेयर, ब्लड वेसल की सबसे अंदर वाली लेयर और सबसे बाहर वाली लेयर, ये भी एपिथेलियम। तो जो भी या तो आउटर बॉडी को फेस करे या फिर इनर फ्लूइड्स को, मतलब सबसे आउटर लेयर या सबसे इनर लेयर, उन्हीं को एपिथेलियम की लेयर्स होती है वो। उसके बाद थर्ड लेयर, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड रहती है। कॉम्पैक्टली पैक्ड होने के कारण इनके अंदर ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू तक ब्लड वेसल्स पहुंच जाती है। तो कनेक्टिव टिश्यू से फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन परमिएबल रहती है, परमिएबल, तो वो न्यूट्रिएंट्स को वहाँ तक परमिट कर देती है ताकि न्यूट्रिएंट्स एपिथेलियल सेल्स भी ले पाए। नहीं तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होने के कारण उनके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है, इसके कारण उनकी डेथ भी हो सकती थी। बाकी बट ये परमिएबल है, इसके कारण वहाँ तक ब्लड सप्लाई हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है इसका क्लासिफिकेशन। एपिथेलियम को भी दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया। सबसे पहला तो एक सिंपल एपिथेलियम जिसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल, और एक है कंपाउंड एपिथेलियम जिसमें मल्टी लेयर सेल्स होते हैं। तो अभी तक का आज का ये इतना ही। अगले में सिंपल एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे और कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम मतलब एपिथेलियम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।